हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम देखेंगे तीन टॉपिक। फर्स्ट वन इज चाइना रसिया टाइज एज अ मेजर डिटर्मिनेंट। सेकंड, डेटा पावर। थर्ड वन इज नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑन पीएम केयर्स फंड। स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज चाइना रसिया टाइज एज अ मेजर डिटर्मिनेंट। इसे लिखा है विजय गोखले सर ने, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है और ये फॉर्मर एम्बेसडर जर्मनी और चाइना के भी रह चुके हैं। देखिए इसमें लिखते हैं कि अ प्रॉपर एनालिसिस ऑन द पार्टनरशिप बिटवीन बीजिंग एंड मॉस्को। बीजिंग मतलब चाइना हो गया, मॉस्को मतलब रसिया। इसका प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे डिफाइन करने के लिए या उसे फर्दर जो भी हम बनाएंगे उसके लिए फॉरेन इनके रिलेशनशिप का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने जून 2019 में व्लादिमीर पुतिन को डिस्क्राइब किया कि माई बेस्ट फ्रेंड एंड कलीग। अब देखिए, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, ऐसी बातें दोनों लीडर्स के बीच में, रसिया और चाइना के लीडर्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप कभी देखी नहीं गई। ठीक है, तो इससे वर्ल्ड कम्युनिटी सोच रही है कि क्या ये फॉर्मर अलायंस की ओर इंडिकेट कर रहा है। ओके, आगे राइटर कहते हैं कि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल है इसमें अमेरिका, चाइना एंड रसिया। राइटर कहते हैं कि ये एक ट्रिपॉड के तीन स्टैंड की तरह है जो कि पूरे वर्ल्ड को सेव कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को। ये तीन ट्रायंगल के जो ये कीज हैं ये सेव कर रहे हैं। कौन है? अमेरिका, चाइना एंड रसिया, ये तीनों ही सेव कर रहे हैं। अब देखिए, सिंस जैसे कि जब कोल्ड वॉरियर्स थे अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा, वो सोचते थे कि जो हमारी विक्ट्री है अगेंस्ट रसिया वो किसके थ्रू जाती है? वो पिकिंग के थ्रू जाती है। पिकिंग मतलब हो गया कि चाइना की कैपिटल, तो वो चाइना के थ्रू ही हम कोल्ड वॉर को जीत सकते हैं। सिमिलरली अभी जो रसिया है, रसिया का भी क्रेमलिन भी रसिया कहते हैं। ओके, मतलब रसिया की कैपिटल को क्रेमलिन कहते हैं। तो रसिया जो है वो अब बिलीव कर रहा है कि अगर उसे अपनी रशियन पावर को और प्रेस्टीज को अगर उन्हें रिवाइव करना है तो वो किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? वो चाइना के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है कि ऑल दो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका का फेवर्ड पोजीशंस है। ओके, अमेरिका इज मोर फेवर्ड देन दीज टू, बट चाइनीज सोच रहे हैं कि दे विल बी ऑलवेज फेवर्ड एंड लाइक अमेरिका रसिया के ऊपर कई सैंक्शंस लगाता है, अमेरिका रसिया को एक पोटेंशियल थ्रेट समझता है, बट चाइना को अभी तक ऐसा नहीं कहा है। तो चाइना ये सोचता है कि ही इज़ ऑलवेज इन बेनिफिट। ओके, एंड जो सीनो यूएस रिलेशंस हैं, मतलब चाइना यूएस रिलेशंस है, उसमें वो अभी काफ़ी अच्छे हैं। हल्का टेंशन है, ट्रेड वार्स है, बट इन कंपेरिजन टू रसिया दैट इज़ ओके। ओके, फिर इसके बाद राइटर कहते हैं कि कॉलम ऑफ फ्रेंडशिप। कॉलम ऑफ फ्रेंडशिप किसका? सीना और रसिया, मतलब चाइना और रसिया की जो फ्रेंडशिप है वो तीन पिलर्स के ऊपर आधारित है। और तीन पिलर कौन से हैं? पीसफुल बाउंड्री, चाइना और रसिया के बीच में जो बाउंड्री है वो पीसफुल है। देन एक्सपैंडिंग ट्रेड, दोनों का ट्रेड एक्सपैंड हो रहा है। और इन दोनों का जो ये डिस्ट्रस्ट है ना अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के इंटेंशंस के ऊपर जो डिस्ट्रस्ट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं। किसके ऊपर? वेस्टर्न सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं रसिया के ऊपर। ठीक है, और रसिया को एक फियर भी है कि फॉलिंग ऑयल प्राइसेस का, और हो सकता है कि यूएस उसके ऊपर और भी कई सारे नए सैंक्शंस लगा दे। तो इससे क्या होगा कि इससे रसिया को काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है चाइनीज़ के ऊपर। चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस, फॉर फॉरेन मनी एंड फॉर एनी टाइप ऑफ अदर थिंग्स। तो रसिया बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है चाइना के ऊपर, क्योंकि सैंक्शंस लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है कि इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि इसने स्ट्रेंथन कर दिया चाइना की पोजीशन को। ये जो स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल जिसकी भी बात की गई है, रसिया, चाइना और यूएस की, इसमें चाइना की पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। अब यूएस जितना ज़्यादा रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, रसिया उतना ज़्यादा चाइना पे डिपेंड हो रहा है, और चाइना उतना ज़्यादा इस ट्रायंगल में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है। ठीक है, मतलब यूएस रसिया को तो नीचे कर रहा है, बट चाइना धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसके बारे में रसिया के जो एक्सपर्ट हैं अलेक्जेंडर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चाइना और रसिया जो ट्रेड है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 108 बिलियन तक पहुंच चुका है। कब से? वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद से। आफ्टर द वेस्टर्न सैंक्शंस चाइना रसिया ट्रेड जो है वो मोर देन डबल हो गया। मोर ओवर जो रसिया का सेंट्रल बैंक में जो चाइनीज करेंसी की रिजर्व थी वो भी 1% से, लेस देन 1% से इंक्रीज होकर 13% तक हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके साथ ही साथ सबसे पहले जो ये इंडस्ट्रियल गुड्स थे, इंडस्ट्रियल पार्ट्स एंड टेक्नोलॉजी थे, उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जर्मनी था।
रसिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता था? जर्मनी। बट नाउ जर्मनी को किसने सरपास कर दिया? चाइना ने। मतलब अब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्ट्स एंड टेक्नोलॉजी है वो चाइना करता है। चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है रसिया में। मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है रसिया के लिए और वर्ल्ड की इकोनॉमी में। इसके ऊपर कहते हैं कि देखिए इसका जो है वो इससे क्या समझ रहे हैं कि वाशिंगटन और यूरोपियन कैपिटल्स मतलब ईयू यूरोपियन यूनियन जो है और वाशिंगटन मतलब समझिए यूएसए, ये दोनों इसे क्या देख रहे हैं कि इसे समझ रहे हैं कि ये ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है इन दोनों के बीच। स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस की ओर बढ़ रही है चाइना और रसिया। अब इसका कौन से फैक्टर्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं वो देखिए। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस इन मल्टीलेटरल फॉरम्स। अब इनका मल्टीलेटरल फॉरम्स में कोऑर्डिनेटेड एक्शंस है, मतलब इनके व्यूज़ काफ़ी हद तक मैच करते हैं। किसी भी अगर इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं तो उनमें इनके व्यूज़ काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं। देन आफ्टर ये सोफिस्टिकेटेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा अब आपस में कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि जो कंट्रीज़ हो गए उन जैसे कि थर्ड कंट्रीज़ हो गए जैसे कि ईरान, इनमें भी इनकी जो है वो अलायंस मतलब देखने को मिल रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनका एक दूसरे के प्रति मतलब फ्रेंडशिप का जो नेचर है और ये दोनों एकदम मिल के काम कर रहे हैं। तो इससे एक थॉट आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियंस में कि शायद इनका स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस हो रहा है। देन आफ्टर अब देखिए रसिया अपने आप को अभी भी मानता है कि वो वर्ल्ड पावर है, ठीक है, और चाहता है कि वो उसे वापस पालेगा। तो वो उसे कैसे पाएगा कि यूएस ने उनका जो है वो प्राइमरी थ्रेट उसे मानता है, ठीक है। अब यूएस प्राइमरी थ्रेट है तो उसे मेकअप करने के लिए रसिया किसकी सहायता लेता है? चाइना की। ओके, और चाइना की सहायता लेता है तो इससे क्या होता है कि ये जो अलायंस है ये और स्ट्रांग होते जा रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कहते हैं कि ये अनईज की बात कर रहे हैं राइटर। अब ये कह रहे हैं कि चाइना की राइज जो है वो रसिया के लिए अनईज का कारण है। अब अगर तीन कोई स्ट्रांग प्लेयर्स हैं उसमें से कोई एक की राइज होगी, जैसे कि स्ट्रैंगल की बात की गई है, इसमें से कोई भी एक राइज करेगा तो बाकी दोनों को प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक इफेक्टेड होगी। तो कहना है कि ऑल्दो यूएस ने रसिया पे सैंक्शंस लगाया, रसिया चाइना की हेल्प ले रहा है, चाइना बढ़ रहा है, बट चाइना का बढ़ना रसिया के लिए भी प्रॉब्लम है। कैसे? अब जिन 3 पिलर्स की बात पहले राइटर ने की थी, 3 पिलर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले था कि बाउंड्री जो है उनकी पीसफुल है। सेकंड की जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइज जो है वो दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। फिर जो उनकी बाउंड्रीज भी है वो भी काफ़ी हद तक सेम है एंड काफ़ी एकदम पीसफुल है। उसके बाद फिर क्या करें कि जो यूएस के साथ जो यूएस के इंटेंशंस पे जो शक है वो दोनों का लगभग एक जैसा है। तो ये तीनों क्या था? ये 3 पिलर्स थे जिनके ऊपर चाइना और रसिया की जो रिलेशंस थी वो काफ़ी स्टर्डी मानी जा रही थी। बट अभी कह रहे हैं कि इज़ नॉट एज स्टर्डी एज दिस सीम। अब जैसा वो लगता है वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस्टर शी जिनपिंग कहते हैं कि रिजुविनेशन ऑफ चाइनीज नेशन, वो चाइना नेशन के रिजुविनेशन की बात करते हैं। तब इससे क्या हो जाता है कि इससे फियर आ जाता है कि ये जो चाइनीज़ है वो शायद वापस से क्लेम कर दे। वो वापस से किसे क्लेम करेंगे? वो 66 लाख स्क्वायर माइल्स जो चाइनीज़ टेरिटरी है जो कि तसारिस्ट ये जो रसिया है उसने अनेक्स कर लिया था। अब इन्होंने अनेक्स कब किया था? इन्होंने लेट 19th सेंचुरी में मतलब 1856 के आसपास इन्होंने इसे अनेक्स किया था। 2 ट्रीटी साइन हुई थी और उसमें ये रीजन जो था एक्सटेंडेड मंगोल का रीजन वो इन्होंने ले लिया था रसिया ने, ठीक है। और फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि रसिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ माइग्रेट कर जा रहे हैं, ठीक है, फार ईस्ट साइड में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से हो सकता है कि चाइना और रसिया के बीच में जो है वो थोड़ी सी टेंशन आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी टेंशन आ सकती है चाइना और रसिया के बीच में। तो इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो इनका पीस का फर्स्ट पिलर है ये उतना ज़्यादा भी स्टर्डी नहीं है जितना ये सीम कर रहा है। अब सेकेंड पिलर की बात कर रहे हैं। अब सेकेंड पिलर क्या है? एडवांटेज चाइना इन ट्रेड। अब देखिए चाइना का एडवांटेज है ट्रेड में। कैसे एडवांटेज है? ऑल्दो रसिया जो है वो प्रेजेंटली उसका सरप्लस ट्रेड है चाइना के साथ, ठीक है, रसिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बनस्पत इम्पोर्ट के, ओके। बट यहाँ कह रहे हैं कि फिर भी चाइना का एडवांटेज है। चाइना का एडवांटेज इसलिए है कि मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट टू रसिया जो है वो हाई टेक्नोलॉजी लेवल के होते हैं, ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना रसिया में वो हाई टेक्नोलॉजी लेवल के एक्सपोर्ट कर रहा है और लेबर इंटेंसिव जो गुड्स थे उन्हें उनकी अब जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हो रही है। तो देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भी जानते हैं कि किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। आज के इस हाईटेक वर्ल्ड में हाई टेक्नोलॉजी लेवल की ही डिमांड ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि रसिया को जो इम्पोर्ट कर रहा है चाइना से वो और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और लेबर इंटेंसिव गुड्स की वैल्यूज़ भी काफ़ी कम होती है तो वो डिक्लाइन होती जाएगी धीरे धीरे। तो चाइना एडवांटेज में है। देन आफ्टर बात करते हैं कि रसिया जो एक्सपोर्ट करता है वो मोस्टली रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ओके, स्पेशली ऑयल एंड गैस।
तो अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल्स की वैल्यूज कम होती है। वैल्यू इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है कि प्लेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो अगर इंडस्ट्रियलाइज करके उसे आप फाइनल फॉर्म में बेचेंगे तो दैट विल बी मोर वैल्यूबल, बट आप रॉ फॉर्म में ही रसिया दे रहा है, सो इसकी वैल्यूज कम है। देन आफ्टर बात करते हैं कि ये देखिए एक एनर्जी डील हुई है चाइना और रसिया में, वो क्या है, $400 बिलियन की डील हुई है, जो कि 30 ईयर्स के लिए क्या होगा कि चाइना को सप्लाई करेगी गैस, ओके, रसिया, जिसे कि पावर ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये जो चाइना को भी चाहिए, चाइना भी क्या है, ग्रोइंग नेशन है और काफ़ी एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी इंटेंसिव इकोनॉमी हो चुकी है उसकी, तो उसे उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए इसने रसिया से टाई अप कर लिया, ठीक है। अब रसिया से जब टाई अप हो गया तो क्या हो गया, अब चाइना को 30 ईयर्स के लिए तो मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, एटलीस्ट 30 ईयर्स के लिए। लेकिन ये जो रसिया का ट्रेड है वो डिक्लाइन करेगा अभी, क्योंकि हाई टेक वो तो रॉ ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डिक्लाइन करता जाएगा। तो ये एक कंसर्न की बात है। तो इससे क्या होगा कि चाइना का एक एडवांटेज है। देन आफ्टर देखिए, अब रसिया की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ओके, रसिया अपने इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है, ओके। अब देखिए रसिया क्या सोच रहा है कि वो चाइना को एनर्जी डिपेंडेंसी के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ओके, एनर्जी डिपेंडेंसी के थ्रू वो कंट्रोल करेगा। बट चाइना क्या सोच रहा है कि वो इंटीग्रेट कर ले रसिया को अपनी इकोनॉमी के अंदर। अब देखिए दोनों अपने अपने इसमें हैं, दोनों अपने अपने फ़ायदे देख रहे हैं। रसिया सोच रहा है कि वो एनर्जी के थ्रू कंट्रोल करे और चाइना सोच रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर ले। बट ऐसा है नहीं कि रसिया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी को इतनी आराम से मतलब दे देगा चाइना के हाथों में, ये तो हो नहीं सकता। एंड रसिया इज स्टिल अ मेजर पावर। अब देखिए जो बाउंड्री डिस्प्यूट की बात थी उसमें देखिए ये जो रीजन है ना चाइना का, ये वाला, ये चाइना ऐसे है, यहाँ मंगोलिया कुछ पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है ये एक्सटेंडेड जो है रीजन है, ये अभी ये वाला रीजन यहाँ पे आप देखेंगे, ये इतना सा रीजन जो है इसे चाइना क्लेम कर रहा है। मतलब ये कहता है कि ये हमारा कभी हुआ करता था मंगोल टाइम में, तो ये हमारा हुआ करता था, तो ये अभी रसिया के पास है, तो ये इसे लेने की बात हो रही है, ठीक है। मतलब बात नहीं हो रही है, बट जो रिजुविनेशन की बात की जा रही है, सी जिनपिंग ने जो कहा, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स आ सके। तो इसीलिए ये फर्स्ट पिलर जो है कि पीसफुल बाउंड्रीज का है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, ओके, ये हो गई। और सेकंड तो आपने अभी ट्रेड देख ही लिया। फिर देखिए थर्ड क्या है। अब देखिए थर्ड है कि अभी भी वॉशिंगटन के साथ जो है टाइज के रिपेयर होने की होप है। अभी भी दोनों को आशा है, चाइना को भी कि हो सकता है ट्रेड वॉर ये ख़त्म हो जाए, और रसिया को भी आशा है कि ये जो सैंक्शंस हटे हैं लगे हैं ये सब हट सकते हैं। तो अगर इन दोनों को आशा है कि अगर मान लीजिए कि रसिया के ऊपर सारे सैंक्शंस हट जाते हैं आज के दिन, तो रसिया का क्या है, रसिया फिर यूएस के साथ और वो अपने हिसाब से चलेगा, तो क्या हुआ कि वो चाइना के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो एक तरह से प्रॉब्लम आ गई। और मान लीजिए अगर चाइना की जो इकोनॉमिक्स वॉर्स है वो भी खत्म हो जाती है, तो चाइना भी रसिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। तब इससे क्या हुआ कि एक तरह से दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट है कि आज को अगर सैंक्शंस हट जाती हैं तो कल से हमारी रिलेशंस क्या होगी, ये कोई कह नहीं सकता, ओके। तो इस हिसाब से आप अगर चलें तो इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट की बात है, ठीक है। चेंज हो सकता है, कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। अब देखिए S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसे रशिया ने सप्लाई कर दिया चाइना को। ऑल्दो रसिया कई बार ये एलिगेशंस लगा रहा है कि चाइना जो है वो उनके मिसाइल सिस्टम और उनके जो सुखोई ये सब के जो मॉडल्स हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं, वो चोरी करके अपने वर्जन्स बना लेता है, ठीक है। ये राइटर्स के व्यूज़ नहीं है, ये आप न्यूज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए S-400 जो है वो मिसाइल सिस्टम चाइना को दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि ये बिल्डिंग स्ट्रेटजिक अलायंस की एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि रसिया लास्ट टाइम सोच रहा होगा कि आप अपना मेजर जो है वो सेल है मिलिट्री इक्विपमेंट का, वो चाइना में कर दें, क्योंकि चाइना अब सेल्फ सफिशिएंट बनने जा रहा है डिफेंस के मैटर में। इसने लगभग काफ़ी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं, ठीक है। अभी देखिए अब मॉस्को को क्या डर है कि वो कहीं जूनियर पार्टनर ना रह जाए इस ट्रेड में, और इस ट्रायंगल का कहीं वो जूनियर पार्टनर ना बन के रह जाए चाइना की बढ़ती इंपॉर्टेंस की वजह से। नेक्स्ट है इंडिया रसिया टाइज। अब देखिए इंडिया रसिया टाइज में क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 के वॉर में भी रसिया ने हमें डायरेक्ट सपोर्ट देने से मना कर दिया। रसिया ने कहा था कि वन इज़ अ फ्रेंड एंड अनदर इज़ अ ब्रदर। तो मतलब एक हमारा चाइना और इंडिया में एक हमारा दोस्त है, दूसरा भाई है। तो ना हम अपने भाई को मार सकते हैं, भाई पे अटैक कर सकते हैं, ना हम अपने दोस्त पे अटैक कर सकते हैं। तो रसिया ने हमारी कोई मदद नहीं की थी 1962 के वॉर में, ओके। बट यही रसिया ने
जब हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान बोलिए, ईस्ट पाकिस्तान को जब हम लिबरेट करवा के बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त रशिया ने ओपनली यूएस को अपोज किया था। मतलब आप देख सकते हैं उस वक्त रशिया नहीं, उस वक्त यूएसएसआर था। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसएसआर भी जो था वो यूएस के लिए अपोज करने के लिए तो रेडी था, बट चाइना के को अपोज करने के लिए वो उस वक्त भी मतलब रेडी नहीं था। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, अब यहाँ देखिए, जो रिकैलकुलेट करना चाहिए हमारा रिलेशनशिप विद रसिया, हमें अपने रिलेशनशिप को रसिया से रिकैलकुलेट करना चाहिए। आज भी इंडिया जो है वो 70% से ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो रसिया से खरीदता है, बट बाकी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूएस से भी अब इंडिया ने लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि इससे रसिया थोड़ा उदास है कि आप पहले हमसे ही सारे इक्विपमेंट्स लेते थे, अब आप यूएस से भी ले रहे हो। वन रीज़न, तो इंडिया को इसे रिकैलकुलेट करना चाहिए। देन अब रसिया जो है वो कॉमर्शियली मोटिवेटेड है, मतलब वो पहले वाला रसिया नहीं रहा था कि जो हमारे कंसर्न्स को शेयर करता था चाइना के साथ और उसके ऊपर ध्यान देता था। अब ये हमारे शेयर्स को मतलब नहीं शेयर करता, ठीक है, चाइना के साथ, और हमारे कंसर्न के ऊपर नहीं बल्कि वो इकोनॉमी के ऊपर अब इकोनॉमिकली मोटिवेटेड रसिया है। ओके, देन आफ्टर कहते हैं कि इसमें राइटर जो है वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी हैं, जैसे कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 26 सितंबर 1982 में कहा था कि जैसे हर गार्डन को कॉन्स्टेंटली उसे वीडिंग और थ्रेडिंग की ज़रूरत होती है, सिमिलरली जो फ्रेंडशिप का ये जो गार्डन है इसे भी ज़रूरत है। मतलब इंडिया को अपने टाइज़ को सही करने की और टाइज़ को फिर से देखने की, एक लुक देने की ज़रूरत है मॉस्को के साथ, मतलब रसिया के साथ हमें अपने टाइज़ को फिर से रिजुविनेट करना होगा। चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डेटा पावर ऑन फेसबुक एंड बीजेपी। अब देखिए डेटा पावर मतलब क्या हुआ, डेटा जो है, जो जायंट कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक, जायंट सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक है, और बीजेपी की तरफ से ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और फेसबुक दोनों को लिंक किया जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ था, रिसेंटली क्या हुआ कि एक स्पीच वायलेशन बाई हेट स्पीच दिया गया, किसके द्वारा, बीजेपी लीडर्स के द्वारा। ठीक है, और स्पेसिफिकली जो बीजेपी के तेलंगाना के एमएलए थे टी राजा सिंह, उनके द्वारा दिया गया था अबाउट कंट्रोवर्शियल पोस्ट अबाउट मुस्लिम्स पे। ठीक है, बट उसे फेसबुक ने क्या किया, उसे फेसबुक ने हटाया नहीं, स्टिल अभी तक फेसबुक ने नहीं हटाया। जबकि नॉर्मल केसेस में जैसे कि रेडियो होस्ट जो एलेक्स जोन्स है, या फिर नेशन ऑफ इस्लाम के जो लीडर थे लुइस फराख खान, उनके ट्वीट्स को और उनके इवन के अकाउंट को फेसबुक ने हटा दिया था कंप्लेंट पाने पे, और ये कॉमनल कोई भी इंसिडेंट्स होने की वजह से उन्हें हटा दिया। ठीक है, तो इससे कहा यह जा रहा है कि फेसबुक शायद बायस्ड है। क्यों, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स थे इसलिए शायद फेसबुक बायस्ड है। और जैसा कि बोलना है फेसबुक के भी, जैसे इंडिया में जो फेसबुक ऑफिसर है उनका बोलना है, डायरेक्टर इन इंडिया, उनका क्या कहना है कि पनिशिंग वायलेशंस बाय पॉलिटिशियंस फ्रॉम मिस्टर मोदी पार्टी वुड अफेक्ट द कंपनीज बिजनेस प्रोस्पेक्ट इन कंट्री। मतलब आप अगर पनिश करते हो पॉलिटिशियन, जो मोदी के पार्टी को, मतलब बीजेपी पार्टी की, अगर आप पॉलिटिशियंस को पनिश करते हो किसी बात पे, तो हो सकता है कि फेसबुक का बिजनेस जो है इंडिया में वो काफ़ी हद तक इफेक्टेड हो जाए। तो इस केस में कभी भी फेसबुक या एमएस अखिल दास जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे, अखिल दास की डायरेक्टर इंडिया जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे कोई चीज़ों पे एक्शंस ले फेसबुक। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं कि अब देखिए जैसे कि हमारे जो कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनका क्या कहना है कि बीजेपी एंड आरएसएस जो है वो कंट्रोल कर रही है फेसबुक और व्हाट्सएप को इंडिया में। ठीक है, ऐसा इनका कहना है, इन्होंने ट्विटर के थ्रू एक कमेंट किया था। देन आफ्टर जो है पॉलिटिकल तो इसकी सिचुएशन बनी गई, पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इसे राइज किया गया था इशू को कि इसे क्यों नहीं फेसबुक ने हटाया, फेसबुक क्यों ऐसा कर रहा है, क्या फेसबुक जो डेटाज है पब्लिक की उसका इस्तेमाल करेगा इलेक्शन में अगेंस्ट द कांग्रेस एंड इन द फेवर ऑफ बीजेपी, इसके ऊपर बात चल रही थी। देन आफ्टर कांग्रेस ने डिमांड किया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री प्रोब हो इस चीज़ के ऊपर, ये क्यों इस पोस्ट को नहीं हटाया गया, क्या जो फेसबुक है या सोशल मीडिया जायंट्स हैं वो डेटा को यूज़ करेंगे ताकि वो इलेक्शन में यूज़ कर सके उसे अनइथिकली, बट इसके ऊपर कोई प्रूव हुई नहीं। ठीक है, और ये लास्ट में राइटर कहते हैं कि जो ये अनहोली नेक्सस है, मतलब जो बिल्कुल ही होली नहीं है, ये सही नहीं है, गलत जो नेक्सस चल रहा है, किसके, पावर टू इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब ये सोशल मीडिया हो गया, जो जिसके पास पावर है मिलियंस ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करने की, और जो पावर में है मतलब जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में ये जो अनहोली नेक्सस चल रहा है इसे बंद करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो इलेक्शन के टाइम में ये दोनों मिल करके पब्लिक ओपिनियन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर देंगे, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी जो लिबर्टी है और हमारी जो ये है हमारी जो फ्रीडम है
वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाएगी और सोशल मीडिया हमें फुल्ली इन्फ्लुएंस कर देगा। ओके, तो ये यहाँ पे आर्टिकल खत्म होता है। द नेक्स्ट वन इज नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑन पीएम केयर्स फंड। अब देखिए पीएम केयर फंड में क्या हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 को लेकर के पीएम केयर्स फंड फॉर्म किया गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को कहा गया कि पीएम केयर्स फंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेट करें। और पीपल ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया। पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ओके, तो लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किया, डोनेट किया, काफ़ी प्राइवेट कंपनी ने डोनेट किया, सब ने डोनेट किया। बट अब इसके ऊपर क्या हुआ कि इसके ऊपर जो विट पिटीशन फाइल की गई थी कि फंड का डाइवर्जन आप कर दीजिए, फंड को आप कहाँ कर दीजिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ के अंदर आप इसे डाइवर्ट कर दीजिए, ठीक है, या और फिर उसके ऑडिट करवाइए सीएजी के द्वारा। बट दोनों को ही क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पीएम केयर्स की जो फंडिंग हुई है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऐसे में आपने पब्लिक का जो ये पब्लिक ने जो विलिंगली इतना सारा डोनेशंस दिया कि देश को आप कोविड से बचाइए, इसके ऊपर आप इसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। तो ये सही नहीं है क्योंकि इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, तो आपके इसकी ऑडिटिंग भी करवानी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी डलवानी चाहिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं राइटर सबसे पहले क्या करते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट शैल क्वेरीज रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ पीएम केयर्स फंड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसमें जो क्वेरीज है ये हो नहीं रही है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, कहते हैं कि 3 जज बेंच जो है उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट बजरी सपोर्ट है और ये बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है और गवर्नमेंट मनी तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, और सपोर्ट भी नहीं है और गवर्नमेंट मनी भी नहीं है, तो इसके बिना ही ये काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम कैग ऑडिट नहीं करवा सकते हैं। देन आफ्टर कहते हैं कि इसके ऊपर कैग ऑडिट करवा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ डेटा देते हैं, यहाँ कहते हैं कि आरटीआई जो है वो उसने क्या है इसे के ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, बट हो नहीं पाया, कुछ भी डिसमिस कर दी गई आरटीआई को। ओके, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये कहा कि इसे डिसमिस कर दिया गया। और जबकि पीएम जो है वो इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है एंड देन आफ्टर जो 3 कैबिनेट्स मिनिस्टर जो है वो इसके ट्रस्टीज हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इसे क्या कर दिया गया, इसे नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी करके इसके ऊपर से जो आरटीआई थी उसे डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। और देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जो प्राइवेट कंपनीज थी जिन्होंने डोनेशंस दिया था उन्होंने डिडक्शन कैसे किया था, डिडक्शन एम्प्लॉयज़ की 1 डे की सैलरी बिना उनके कंसेंट के उन्होंने डिड्यूस कर ली, ठीक है। देन आफ्टर गवर्नमेंट ने क्या अलाउ कर दिया था कि अनकैप्ड कॉर्पोरेट डोनेशंस आप दे सकते हैं और जो भी आप देंगे वो बिल्कुल क्वालिफाई करेगा सीएसआर के अंतर्गत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के अंदर वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मनी डोनेट किया। अब देखिए अगर यहाँ सीएसआर के अंतर्गत जो फंड है वो पीएम केयर्स में डोनेट हो जाते हैं, और ये अगर रियली सही तरीके से इस्तेमाल होता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए तो ठीक है, फिर ये सही है। बट अब आप देखिए अगर इस पीएम केयर्स में फंड के अंदर जो भी मनी आते हैं वो मनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एग्जेम्पशन मिला हुआ है, मतलब कंपनी ने जो डोनेट किया उसकी वजह से अब उन्हें टैक्स में बेनिफिट होगा। तो ये जो मनी कंपनीज टैक्स के थ्रू देती या फिर जो इसे सीएसआर के थ्रू जो इसमें वर्क करती वो तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पीएम केयर्स फंड को क्या कर दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो आपने इसके ऊपर से आरटीआई को डिसमिस कर दिया, आपने इसके ऊपर जो सीएजी रिपोर्ट्स हैं उन्हें भी कैंसिल कर दिया। बट जो मनी टैक्स और सीएसआर के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाना था, जो पब्लिक के पास जाना था, जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ अच्छे काम होते, ये तो अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये मनी तो पीएम केयर्स की तरफ डाइवर्ट हो चुकी है और इसके ऊपर आप कुछ ऑडिट नहीं करवाए दे रहे। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो टैक्स और सीएसआर है इसके ऊपर से ऑडिट काफ़ी हद तक, इसके कुछ फ्रैक्शंस के मनी जो पीएम केयर्स में डोनेट कर दिए जा चुके हैं इसके ऊपर से ऑडिट खत्म हो गई, समझे ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। देन आफ्टर इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ अमाउंट्स की बात की जा रही है, जैसे 3,100 करोड़ रुपीस जो थे वो सैंक्शन किए गए थे वेंटिलेटर, माइग्रेंट वर्कर के वेलफेयर एंड वैक्सीनेशन डेवलपमेंट के लिए। ओके, बट इन्हें कैसे और कहाँ कितने ब्रेकिंग में खर्च किया गया इसकी बात अभी तक नहीं हुई है। और जबकि कंट्रीज में 2.8 मिलियंस के मार्क पहुंच चुके हैं, को भी क्रॉस कर चुकी है, और डेथ के मार्क जो है वो 15,000 से ऊपर जा चुके हैं कोविड की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपने 3,100 करोड़ रुपीस जो सैंक्शन करवाए थे वेंटिलेटर के लिए, माइग्रेंट वर्कर के वेलफेयर के लिए और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, ये कैसे आपने खर्च किए ये आप नहीं बताएंगे, तो फिर पब्लिक में जो है ये एक थोड़ा सा मतलब आएगा कि विश्वास चला जाएगा इसके ऊपर से, सिस्टम पर से। और मे भी फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ बने तो उसके ऊपर लोग शायद नहीं भी
फंड ट्रांसफर करेंगे। ओके, देन कहते हैं कि आरटीआई रिक्वेस्ट था, जिसने क्या किया था, हाउ फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड एंड हाउ दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे तो आपने हटा दिया, ठीक है, बट इसे कह रहे हैं कि इसे जो है उसे लेजिटिमेट देखा जाना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, उसे अलाउ करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ओके, क्योंकि ये जो पब्लिश और गवर्नमेंट को इस बात पे स्ट्रेस देना चाहिए कि वो डोनेशंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनडीआरएफ में जाए। एनडीआरएफ में मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसमें जाए। क्यों इसमें ज़्यादा क्यों जाए, क्योंकि ये जो है ये अलाउ करता है कि ट्रांसफ़र जो फंड है वो स्टेट्स को कर सके, मतलब ये स्टेट्स में फंड ट्रांसफ़र करता है और इसकी ट्रांसपेरेंसी है, तो एनडीआरएफ में ज़्यादा से ज़्यादा फंड जाने चाहिए, ऐसा राइटर करना है। एंड लास्टली, तो ये हमारा आर्टिकल भी खत्म हो गया। एंड लास्टली थैंक यू कि आपने हमें सपोर्ट, आप हमारे साथ थे और आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सो दैट हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका अगर कोई वैल्यूएबल कमेंट है, फीडबैक है, तो वो आप हमें ज़रूर दें, क्योंकि उससे हम सीखते हैं और हम अपने अपने कोशिश को मतलब जारी रख पाएंगे। हम मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट से, आपके सजेशन से, ठीक है। तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। गुड डे।